नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर वर्क एजुकेशन का विद आंसर। यहाँ पर देखिए, वर्क एजुकेशन जो सब्जेक्ट है आपका, ये पिछले ही साल नया ऐड हुआ था, तो इसके ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है कि वहाँ से एक आइडिया लग सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। उसके बावजूद भी जितने मैंने मैराथन क्लासेस कराई हुई हैं उसी में से मोस्टली आपको मिल जाएगा सब कुछ। एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आता है तो आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो जो मैराथन क्लासेस मैंने 2 अपलोड की हैं, एक मैराथन क्लासेस 2 पार्ट्स में अपलोड की है, उसको आप देख लीजिएगा, वहीं से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम पिछले साल जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्यों करेंगे, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चंस थे थोड़ा से इनडायरेक्टली पूछे गए थे, तो उनका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, कहाँ पर आप क्या टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, चार्ट को किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, वो सारी बातें जो है इसमें हम एक तरीके से एनालिसिस करके देखेंगे आंसर के साथ। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है। कल के एग्ज़ाम में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस के साथ किस तरीके से डील करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, 10 से 15 मिनट में आपकी वीडियो फिनिश हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कल के एग्ज़ाम में आप कोई भी मिस्टेक जो है वो ना करें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन ए सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का आता है। तो उसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था। ये अभी मेरे पास इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन मैं इंग्लिश में साथ साथ थोड़ा सा आपको बताती हुई चलूँगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि कार्य के अर्थ तथा संप्रत्यय के बारे में बताइए। यानी कि हमें सबसे पहले तो वर्क के बारे में बताना था कि वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क के मीनिंग और कंसेप्ट बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐड किया कि कार्य समुदाय के आजीविका के अवसर को बढ़ाने में किस प्रकार मदद करता है, कि जो आपका वर्क है वो आपके लिवलीहुड को की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में किस तरीके से हेल्पफुल होता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले तो पूछा गया वर्क के बारे में। अब यहाँ पर मीनिंग दे दें, आपसे कंसेप्ट पूछ लिया जाए, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक ही बात है, उसमें आपको वही सेम आंसर लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर लिवलीहुड से रिलेटेड पूछा गया है। और अगर आप मैराथन क्लासेस में देखेंगे मेरी, तो उसमें मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है लास्ट में, टॉपिक कार्य एवं आजीविका, वर्क एंड लिवलीहुड, तो वो वाला टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर किस तरीके से लिखना है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने कार्य के बारे में बताया कि कार्य होता क्या है। ठीक है, और आप यहाँ पर इसको रीड करके देखिएगा, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, कुछ यहाँ पर मैंने अपने नोट्स से लैंग्वेज ली हुई है, बीच बीच में मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं। इसमें जो लाइन्स है बीच बीच में अपने हिसाब से ऐड ऑन की हुई है, तो पूरा का पूरा इसको रीड कीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो वर्क है वो लिवलीहुड के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, तो इस तरीके को, इस चीज़ को बताने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ लाइन ऐड कर दी कि हर व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, डेली लाइफ की नीड्स को पूरा करने के लिए उसको कुछ ना कुछ अर्निंग करनी पड़ती है। अब जब अर्निंग करेगा तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जिसकी बदले उसको सैलरी मिलती है, जिससे वो अपना घर चलाता है। अब अगर वो काम नहीं करेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो किस तरीके से अपना घर चलाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया अपनी लैंग्वेज में। अब उसके बाद कार्य एवं आजीविका का जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसको। और बाद में जब हमें थोड़ा सा ये लगा कि हमारा आंसर हो गया, और उसके बाद भी ये लगता है कि भाई लॉन्ग आंसर है 4 से 5 पेज का, क्योंकि हमें करना है, तो उसके बाद हम कार्य शिक्षा को यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं कि कार्य शिक्षा क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इनको हमने बता दिया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी जो पॉइंट्स हैं ये आपके वर्क को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसलिए हमने ये पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। बाद में इनकी कुछ मेरिट्स, डिमेरिट्स, जो एक्स्ट्रा सब हेडिंग्स होती हैं, इनको ऐड कर दिया। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उनको हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अपनी तरफ से। अब अगर वहाँ पर आपका आंसर पूरा हो जाता तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आंसर 4 से 5 पेज का होना चाहिए और आपका आंसर 2 पेज में आ गया, 2.5 पेज में आ गया या 3 पेज में आ गया, आगे क्या करें, तो उसके सिमिलर टॉपिक या जिस पर बेस्ड वो टॉपिक है उसको थोड़ा सा आप सब हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने वर्क एजुकेशन को लिख दिया और उसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स को लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है शिक्षा पर गांधी जी के विचार बताने हैं, यानी कि गांधी जी के एजुकेशनल थॉट्स बताने हैं, और साथ में जो न्यू तालीम है उसके प्रिंसिपल्स को बताना है कि उसके प्रिंसिपल क्या थे और वो आज के टाइम में कितने रिलीवेंट हैं, मतलब आज के टाइम में वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये हमें बताना है।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा कि गांधी जी के थॉट्स पूछे जाए, नई तालीम पूछी जाए, बेसिक एजुकेशन पूछी जाए, एक ही बात है, वही सेम चीज़ इसमें आनी है। एक व्यक्ति है, उसका घर का नाम अलग होता है, आपका स्कूल का नाम अलग है, तो उसकी क्वालिटीज़ चेंज नहीं हो जाएंगी, उसकी खूबियाँ चेंज नहीं हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है, उसका घर का नाम कोई मोन्टू कहता है, ठीक है, स्कूल का नाम उसका रोहन है। तो अगर कोई आपसे कहे कि मोन्टू की खासियत बताइए, या आपसे कोई कहे कि रोहन की खासियत बताइए, तो दोनों आंसर में लिखेंगे तो आप सेम ना। वही चीज़ यहाँ पर है, गांधी जी के जो विचार थे उन्हीं को ही आगे चलकर नई तालीम नाम दे दिया गया था। नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, वर्धा शिक्षा योजना, तो वही सब सेम चीज़ें हैं। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसमें वही सेम ही बातें इसमें लिखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले गांधी जी के शैक्षिक विचार लिखे, उसके बाद गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा के जो उद्देश्य होने थे वो हमने लिखे। अब क्योंकि लॉन्ग आंसर हैं, सिर्फ नाम लिखकर तो काम नहीं चलेगा, इनके बारे में हमने 2-2, 3-3 लाइन में नीचे एक्सप्लेन कर दिया है। इनको आप यहाँ से देख सकते हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा तो जो है आपको हेल्प मिलती रहेगी। चारित्रिक विकास, और उसके बाद हमने करिकुलम बता दिया कि करिकुलम क्या होता है गांधी जी के अकॉर्डिंग। टीचिंग मेथड क्या क्या होने चाहिए, आप चाहें तो इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैटर इतना सारा बन जाएगा कि आपका जो है काफ़ी रहेगा। ठीक है, अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसमें ऐड है कि जिसमें प्रिंसिपल बतानी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको ही सारा एक्सप्लेन करते रहिए, 4 पेज हो गए तो वो मेन क्वेश्चन रह जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है चलेंगे। मेन चीज़ें बता दी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो इसमें अटैच था कि नई तालीम के प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनकी प्रासंगिकता क्या है, तो पहले आपने सभी प्रिंसिपल्स को यहाँ पर एक चार्ट में मेंशन कर दिया। अब चार्ट आप सिंपल से सिंपल बनाइए जिसमें आपको कम से कम टाइम लगे। ठीक है, अब इन्हीं सभी पॉइंट्स को जो है आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आज के टाइम के अकॉर्डिंग बताते हुए आप चले हैं, इनको आप जो है थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ से आप इसका अभी तक का जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। देखिए 1 मिनट, मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे देती हूँ। देखिए ये रहा आपका, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था कि सरकार के द्वारा साक्षरता विकास के लिए चलाए गए कार्यक्रम, लिटरेसी के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं उसके बारे में बताना है। साथ साथ उनमें से एक की विस्तृत व्याख्या करनी है, किसी भी एक के बारे में डिटेल से बताना है। तब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो भी सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम हैं उसके को सभी को मेंशन कर दिया चार्ट में। ठीक है, और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान को हमने यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान में आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही कुछ और छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए गए थे, तो उनको भी हमने यहाँ पर साथ में मेंशन कर दिया है। आप जितना जो लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। आप सर्व शिक्षा अभियान को जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना भी कर सकते हैं। बाकी ये सारे जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, मिड डे मील है, ये आपके सर्व शिक्षा अभियान से ही जुड़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 क्या है, विद्यालय शिक्षा के लिए इसकी संस्तुति बतानी है। तो एनसीएफ में तो डायरेक्ट पूछा गया कि क्वेश्चन एनसीएफ क्या है, तो यहाँ पर एनसीएफ के बारे में लिखा हुआ है मैंने, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने कहा था एजुकेशनल थॉट्स, नई तालीम सेम बात है, सेम ही चीज़ लिखनी है, वही कंसेप्ट लिखना है। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा छोटा सा, कि जब आपका एजुकेशनल थॉट्स पूछे जाए तो वहाँ पर आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि
एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या है, नई तालीम पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि नई तालीम का जो डेवलपमेंट है वो आप साथ में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशनल थॉट्स में नई तालीम का डेवलपमेंट लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए पहले स्टार्टिंग का वही सेम चीज़ है जो ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई थी। ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर हमने बता दिया है, उसके बाद करिकुलम बता दिया है। अब यहाँ पर बाकी के जो डिसिप्लिन वगैरह थे वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा छोड़ दी, और नई तालीम का जो डेवलपमेंट है उसको हमने यहाँ पर बता दिया। पहले सारे नाम मेंशन कर दिए, उसके बाद उनको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि इनमें आप एक काम कर सकते हैं कि पहले चार्ट में सारे को मेंशन तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब उसके बाद आपका इनमें से 4, 5, 3 जितने आपको याद हो उतने आप मेंशन कर दीजिएगा, आपका आंसर अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया हुआ है। इसी क्वेश्चन को अगर आप लिखने चलेंगे तो ये 6 से 7 पेज में आए, और आपको लिखना है सिर्फ 4 पेज में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे डिटेल में एक्सप्लेन करने, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आप इनमें से 4-5 जितने भी आपको याद हो उतने आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है, क्यों ज़रूरी है, और समुदाय सेवाओं की शिक्षा और समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमने यही बता दिया कि ज्ञान को यानी कि नॉलेज को हम स्कूल के बाहरी जीवन से, रियल लाइफ से क्यों जोड़ें। तो आप इसको एक बार रीड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं आप। इसके बाद हमने यहाँ पर लाभ बता दिए कि जोड़ने के क्या लाभ है, यही तो ना कि बेनिफिट क्या क्या है, क्यों हमें जोड़ना चाहिए रियल लाइफ से नॉलेज को। आप इनको चाहें तो इन पॉइंट्स को हेडिंग में कन्वर्ट करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप आंसर कितने क्रिएटिवली लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे जोड़े करके हेडिंग डालकर, और जो मैंने नोट्स में कराया हुआ है कि भाई स्कूल के द्वारा किए गए कार्य, समुदाय के द्वारा किए गए कार्य, तो उनको आप जो है करके मेंशन कर सकते हैं। इनमें से जितने पॉइंट्स याद रहे उतने लिख दीजिएगा। कम अगर आपको याद है कि भाई आपको 4-5 याद है तो उनको हेडिंग बना दीजिएगा, हेडिंग में लिख दीजिएगा, तो आंसर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद समुदाय के द्वारा किए गए कार्य को, उनको मैंने चार्ट में मेंशन किया और उसके बारे में थोड़े थोड़े लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग आंसर हो जाते हैं। अब आपका शॉर्ट आते हैं, इनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे कार्य और हस्तकला का आर्थिक मूल्य बताना है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, इकोनॉमिकल वैल्यू बताना है। अब हमें पता है कि इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी एक्सप्लेन करेंगे तो हाफ पेज की है, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा इंट्रो वगैरह बनाकर चलेंगे। तो हमने पहले कार्य और कार्य शिक्षा को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है, आप कम भी कर सकते हैं, 5-5, 6-6 लाइनों में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण मूल्य हैं सभी मूल्यों को यानी कि सभी वैल्यूज़ को एक साथ चार्ट में मेंशन कर दिया। अब इनमें से केवल हमसे आर्थिक मूल्य पूछा गया है, तो बाकियों को इग्नोर करें और सिर्फ जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको आप जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अनुभवजन्य शिक्षा का बताना है, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये तो डायरेक्ट पूछा गया है, तो अनुभवजन्य का हमने यहाँ पर बता दिया। इसके मेरिट्स बता दिए, डीमेरिट्स बता सकते हैं, और जो साइकिल था कोल्ब का उसके सिर्फ नाम मेंशन कर दिया। अब नई तालीम के मानववादी दृष्टिकोण को बताना है, इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को। तो नई तालीम के बारे में थोड़ा सा बताया, आप चाहें तो इस पोर्शन को इग्नोर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ह्यूमनिज्म भी लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो लिखें और चाहें तो स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 लाइन में आप लिख देंगे, काफ़ी रहेगा। इसके बाद नॉर्मली ह्यूमनिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट का पूछा गया है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए। तो यहाँ पर हमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को एक्सप्लेन करना है। पहले थोड़ा सा कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में बताया 5 से 6 लाइन में, और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट हेडिंग डालकर आपका जो टॉपिक मैंने कराया हुआ है उसी सेम टॉपिक को आपने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट फील्ड व्यस्तता यानी कि फील्ड एंगेजमेंट जिसको कहते हैं, तो ये आपका सेम कम्युनिटी एंगेजमेंट वाला ही आपका आ जाएगा। इसके बाद आरटीई पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर आरटीई बताया हुआ है। इसके बाद प्रसन्नता के साथ काम करना यानी कि वर्क विद हैप्पीनेस, तो ये अलग से मैंने टॉपिक कराया हुआ है, उसको हमने लिख दिया। क्योंकि टॉपिक छोटा था और यहाँ पर हमें कम से कम 1.5-2 पेज का लिखना होगा, तो हमने पहले वर्क और वर्क एजुकेशन को बता दिया छोटा छोटा ब्रीफ में, और उसके बाद वर्क विद हैप्पीनेस हमने यहाँ पर बता दिया। नई तालीम में परिवार की भूमिका बताइए, तो पहले नई तालीम बताई थोड़ा सा, और उसके बाद जो पेरेंट्स के एंगेजमेंट्स होती थी इसका मैंने लिखवाया हुआ है यूनिट 3 में, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और लास्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनके आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं।